हे गाइस, मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। आप हैं द जीएस क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ लिया था, उसकी थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी देख लिया था। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन जो है आपको इससे दिख जाएंगे। चार ऑप्शन दे देता है, वहाँ पे बच्चा जान नहीं पाता है कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, कई बार लगता है कि नहीं हो सकता ये ना हो, तो कन्फ्यूज़न अक्सर बना रहता है इस टॉपिक में। तो ध्यान से पढ़िएगा, कम से कम 2 बार रिविज़न जो है ज़रूर करिएगा। तो चलिए पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। अगर आप खुद भी सोचेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी एक इंडस्ट्री में जो है इंडस्ट्रियल पीस को क्रिएट करना है या स्प्रेड करना है। अब वो किसके उसके लिए एक टूल क्या हो सकता है, आप सोचिए। टूल क्या हो सकता है? टूल हो सकता है कि सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस अगर किसी वर्कर को वहाँ पे मिलता है, तो उस इंडस्ट्री में पीस, जाहिर सी बात है, वहाँ पे आ जाएगा। है ना, वहाँ पे पीस तभी क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप सोचिए वहाँ पे अगर जस्टिस नहीं हो रहा है। और देखिए, सोशियो इकोनॉमिकल जस्टिस जो है, सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस जो है, ये आपको प्रियम्बल में भी मिल जाएगा इसके बारे में। तो अगर कभी भी, क्योंकि आप जानते हैं इसमें इंटरव्यू भी है, तो अगर वहाँ पे कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होते हैं कि अच्छा, ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव से कुछ प्रियम्बल से आप लिंक करके बता सकते हैं, तो आप ये बातें जो है वहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर आपको देखा जाएगा। और इस बार जैसे कि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं, तो ये क्वेश्चंस आप बहुत ऑब्वियस है वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपना माइंडसेट पहले से बना के चलिए, जब भी आप पढ़िए तो उसको हर पर्सपेक्टिव से पढ़िए। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोग क्या कह सकते हैं कि कहीं किसी भी अगर इंडस्ट्री, हम लोग को इंडस्ट्रियल पीस अगर स्प्रेड करना है या जनरेट करना है, तो वहाँ पे हम लोग को सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस जो है लाना पड़ेगा। है ना, तो ये एक तरह से ये टूल मान सकते हैं उसके लिए। ठीक है, बाकी किसके थ्रू? सिविल लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स अगर होंगे, उस सोसाइटी अगर वो प्रोवाइड करती किसी वर्कर को, तभी ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात हो गई। बाकी अब इसके लिए जो है ये जो कुछ भी हम लोगों ने बातें करी, ये किसके थ्रू प्रोवाइड करी जाएंगी? एक मीडियम क्या होगा उसका? तो आजकल जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ट्रेड यूनियन जो है वही एक नॉर्मल यूजुअल मीन यही है, जहाँ पे वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे यूनियन ये सब काम करती हैं। सो यूनियन ऑफ वर्कर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम में जो है वो यूनियन जो वर्कर्स की होती है वही ये सब काम करती है। और बाकी कह सकते हैं कि यूनियन का जो है उसमें भी आपने देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है 19(1)(c) के अंडर आपको ये फंडामेंटल राइट मिल जाता है, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन या राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, तो इसको लिंक करके आप कॉन्स्टिट्यूशन से भी देख सकते हैं। पढ़ा होगा आप सबने, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये माइंड में आपके आ गया होगा। अब आगे कई बार एग्जाम में देखा गया है कि भाई कोई ऐसे डेफिनेशन टाइप की दे देते हैं इस तरह से, अब पूछ लेते हैं ये बातें जो हैं किसने बोली। तो कौन सी बातें हैं, देख लेते हैं। The webs defined a trade union as a continuous association of wage earners for the purpose of maintaining of improving the conditions of their working lives। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ट्रेड यूनियन जो है वो एक कंटिन्यूस एसोसिएशन है वेज अर्नर्स की। ऐसा नहीं है कि आज ट्रेड यूनियन बनाई और आपने कल ख़त्म कर दी। वो जो है एक, कह सकते हैं, एक लीगल एंटिटी जो नहीं होती है कि लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन उसमें जो एंटिटी होती है उसका जो है काम चलता रहता है। तो ये एक कंटिन्यूस एसोसिएशन कहते हैं कि ये कंटिन्यूस एसोसिएशन, ऐसा नहीं कि एक बार ये बनी और फिर उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, कुछ ख़त्म भी हो जाती है, कुछ नॉन परमानेंट या परमानेंट। अभी आप ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे दोनों का मेंशन किया गया है कि कुछ परमानेंट भी होती हैं, कुछ नॉन परमानेंट भी होती हैं। लेकिन वेब के अकॉर्डिंग जो इन्होंने बातें कही है वो कहीं कंटिन्यूस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स। तो आप ये कीवर्ड ध्यान रखिए कि कंटिन्यूस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स जहाँ पे लिखा हो तो समझ लीजिए वो वेब ने बताई वो बातें। ठीक है, बहुत सारे थिंकर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। तो उसके अकॉर्डिंग जब एग्जाम में आएगा तो आप इस कीवर्ड से जान सकते हैं कि ये डेफिनेशन जो है किसने दी है। ध्यान से बातें सुनिएगा और जो है याद हो जाएंगी धीरे धीरे। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो क्या होता है, हम लोगों ने क्या पाया है कि किसी भी किसी भी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, डेवलप करने के लिए, हम लोगों ने कलेक्टिव बार्गेनिंग और यूनियन रिप्रेजेंटेशन का जो है वो एक की समझ लीजिए है। किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन को अगर हमको पीसफुल तरीके से इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, और वर्कर्स के जो राइट्स होते हैं या उनके जो भी अधिकार होते हैं उनको अगर हमको ध्यान में रखना है, तो वो इसी के थ्रू जो है उनको हम लोग मनवा सकते हैं ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग और यूनियन रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि यूनियन रिप्रेजेंट करेगी वर्कर्स की जो भी डिमांड्स होंगी, और कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू क्या करेगी, उसको अचीव कर लेगी। ठीक है, तो ये बातें जो है ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए ज़रा बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं इस पे, है ना, थोड़ा शुद्ध हिंदी बता दें। चलिए, तो पहली बात होती है कि पहला ऑब्जेक्टिव जो मोटा मोटा अगर हम देखें तो वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज के लिए अक्सर जो होता है कि वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन
अब से अगर आप 8-10 साल पहले देखें तो ये सब स्ट्राइक्स इवन अब थोड़ा कम हो गया है। वैसे ये चीज़ बहुत यूजुअल थी कि वेजेस और सैलरीज के लिए अक्सर जो है स्ट्राइक्स होती थी और ये बहुत ऑब्वियस थी। ठीक है, तो इसके लिए जो है यूनियन जो है बहुत वर्क करती है कि अगर कहीं वेजेस जो है वो सही नहीं मिल रही, वेजेस फ्लक्चुएशन है, तो इन सब के लिए जो है ट्रेड यूनियन जो है वही काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग कंडीशन। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लेके नहीं, एक एक चीज़ 10 बार नहीं बताऊंगा, आप वीडियो पीछे करके देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आती है। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लेक्चर देखे हैं यूट्यूब पे कि 2-2 घंटे की क्लास लोग लेके चल रहे हैं और लगातार एक ही चीज़ रिपीट करते चले जा रहे हैं। तो मेरी वो हैबिट नहीं है, मैं एक चीज़ एक बार बताऊंगा, सही से बताऊंगा, याद हो जाएगी, ना हो तो आप फिर से उसको जो है रिपीट करके देख लीजिए। उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं, उससे कम कुछ पढ़ना नहीं है। और ये लेक्चर जो है ये बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। किसी भी अच्छे से अच्छे आप इंस्टीट्यूट के बारे में सोचिए, उसके जैसा ही लेक्चर है ये। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आपको कहीं पेड कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप खरीद भी लेते हैं पेड कोर्स, तो फिर आप पछताएंगे कि यार ये चीज़ तो मैंने यूट्यूब पर पढ़ी है। ठीक है, तो आप सोचिए किसके बारे में आप सोच सकते हैं, अच्छी से अच्छी कोचिंग कौन सी हो सकती है। ठीक है, उसके नोट्स के बाद देख लीजिए किसी फ्रेंड के पास हो, तो ये उससे फार बेटर नोट्स होंगे। ठीक है, और बहुत डिटेल में करा रहा हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहीं से ही जो है कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा लेक्चर्स थोड़ा लेट आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ट्रेड यूनियन का जो वर्क आता है वो आता है कि वर्किंग कंडीशन के बारे में जो बातें हैं वो एम्प्लॉयर के सामने रखने के लिए। ठीक है, जैसे वर्किंग आवर्स हो गए, है ना, पेड हॉलीडेज हो गई, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, लाइट्स एंड अदर थिंग्स, तो इनके बारे में जो है ट्रेड यूनियन ही बात करती है। या फिर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रांसफ़र हो गया, प्रमोशन हो गया, कोई ट्रेनिंग के बारे में कुछ बात करनी है, कुछ चैलेंज ऐसा है जहाँ ट्रेनिंग में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सब ट्रेड यूनियन जो है उसके बारे में जो है बात करती है एम्प्लॉयर से। तीसरी चौथी बात आती है डिसिप्लिन की। ठीक है, ट्रेड यूनियन ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम आर्बिट्री डिसिप्लिन एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट अगेंस्ट एनी वर्कर। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑफिसर, कोई एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसने जो है गलत तरीके से किसी को डिसिप्लिनरी एक्शन के अगेंस्ट क्या किया, कर दिया, क्या कहते हैं उसको, डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, डिस्चार्ज कर दिया या डिसमिस कर दिया किसी वर्कर को, तो उसके अगेंस्ट जो है ट्रेड यूनियन जाती है वर्कर के अगेंस्ट और उनसे जो है आर्बिट्रेशन करती है कि नहीं ये जो है आपने गलत तरीके से किया, तो तो एक वर्कर अकेले कभी नहीं जाता है। ठीक है, इसीलिए यूनियन का तो यही काम ही होता है ना कि कोई भी किसी वर्कर को अकेले ना जाना पड़े उनसे बात करने, क्योंकि अकेले जाएगा भगा दिया जाएगा, है ना। मतलब होता है ऐसा, जो अगर हम लोग देखें नॉर्मल लाइफ में तो भगा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है ट्रेड यूनियन जाती है और वो जो है आर्बिट्रेशन करती है। अब उसके बाद देखते हैं कि वेलफेयर। मान लीजिए कि इंडस्ट्री में काम नहीं चल रहा है, ले ऑफ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, और किसी की फैमिली में कोई इशू हो गया है, तो एक्चुअली फंड होते हैं ट्रेड यूनियन में, फंड्स होते हैं। तो उस फंड से जो है ये सब वेलफेयर स्कीम जो है काम करती हैं। उस फंड में कई पॉलिटिकल पार्टीज जो डोनेशन देती हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, जो कि ट्रेड यूनियन जो है एफिलिएटेड है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो सब जो है उसमें डोनेशन देती हैं, और खुद वर्कर भी डोनेट करते हैं कई बार अपनी सैलरी में से। तो वो सब जो है उसी वेलफेयर, जो इनके वेलफेयर स्कीम्स चल रही होती है ट्रेड यूनियन की, वर्कर्स के लिए वो सब जो है काम आती है, उनकी फैमिली मेम्बर्स के काम भी आती है, उनके खुद के काम भी आती हैं। ठीक है, तो ये सब काम भी है ट्रेड यूनियन के। तो ये सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशंस। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशंस को जो है ट्रेड यूनियन बहुत वो करता है, इस पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है इसके ऊपर, कि कोई भी अगर रिलेशन है तो उसको जो है क्या कहते हैं, ट्रेड यूनियन जो है अपने तरीके से, जैसा ट्रेड यूनियन चाहेगी, जिस तरह से ट्रेड यूनियन का वो होगा, नेचर होगा, वैसा ही एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन होगा। मान लीजिए कोई ट्रेड यूनियन जो है वो मार्क्सिज्म को मानती है, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप वैसी हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि किसी भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए और उसका नेचर डिफाइन करने के लिए। जैसी ट्रेड यूनियन होगी या जैसा दोनों पार्टीज जैसी होंगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे उसके रिलेशंस हो जाएंगे। और उसके बाद मान लीजिए कोई अगर जब कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो उसको मैनेजमेंट और दोनों मिलके जो है उस रिलेशन के बेसिस पे जैसा उनका रिलेशन होगा, और वो लोग जो है उसको उसी तरह से जो है हैंडल कर लेते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, या फिर अगर नहीं हो पाता तो जब आर्बिट्रेशन भी जब होता है तो वहाँ पे भी जो वर्कर्स को जो रिप्रेजेंट करता है वो ट्रेड यूनियन ही करता है। ठीक है, यही करता है, ट्रेड यूनियन करता है। तो इस तरह से जो है वो रिलेशंस काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक खाली एक वर्कर से इंडिविजुअली बात होगी। ठीक है, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करेगा एक वर्कर को भी या सारे वर्कर को भी, जिससे भी कोई भी दिक्कत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेगोशिएटिंग मशीनरी की। तो ट्रेड यूनियन एक नेगोशिएटिंग मशीनरी भी है। कोई भी अगर, जैसे कि ऊपर आपको बताया ना रिलेशन में जैसा बताया, वही चीज़ है नेगोशिएटिंग मशीनरी।
The trade union may also put proposal before management as this policy is based on the principle of give and take. Trade union प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इस तरह से जो है नेगोशिएटिंग मशीनरी काम करती है। कोई दिक्कत है अगर वर्कर को, तो जो ट्रेड यूनियन होती है वो प्रपोजल भेजती है मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट उसको देखती है। अगर उनको उसमें प्रपोजल में कोई दिक्कत आती है तो वो उससे आर्बिट्रेशन करते हैं, उस पर बार्गेनिंग होती है और जो है जो मान लेते हैं वो कि हाँ ठीक है चलो, ना तुम्हारा ना मेरा, इतना कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें जो है नेगोशिएटिंग मशीनरी के अंदर चलती हैं। उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? ट्रेड यूनियन और वर्क एम्प्लॉयर, ठीक है, या मैनेजमेंट कह सकते हैं। बाकी आगे देखिए, सेफ गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो अब देखिए, एक ट्रेड यूनियन की और भी कुछ दायित्व भी होते हैं कि आखिर एक जो इंडस्ट्री का इंटरेस्ट है उसको भी जो है मेंटेन रखा जाए ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। उसमें ऐसा होता है कि कोई भी, मान लीजिए कभी वर्कर कोई ऐसी डिमांड कर दे जो कि नया संगत नहीं है, तो उसमें भी जो है ट्रेड यूनियन इंटरफेयर करता है कि देखो ये जो है ये डिमांड फुलफिल जो है नहीं हो सकती, ये गलत तरीके से तुम डिमांड रख रहे हो। तो उससे क्या होता है कि एक बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है क्रिएट किए जा सकते हैं। ट्रेड यूनियन ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन की बात जैसे ऐसे कर सकते हैं कि सपोज़ चाय पिला दी गई, ठीक है, चाय पिला दी गई दिन में एक बार, और थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे दी गई एक दूसरे को बात करते हुए, है ना। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स एचआर में उसमें जो देखा गया था, हम लोगों ने जो एक क्या कहते हैं अप्रोच देखी थी, उसमें यही सब चीज़ें थी कि थोड़ा सा सोशल इम्पैक्ट की बात करी गई थी, उससे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन जो है उसमें आता है। तो इसकी बात जो है, तो यहीं से तो होगा कि ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ और इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो है दोनों दोनों को सेफगार्ड किया जा सकता है। और इसके लिए होता क्या है, इसको मतलब किस तरह से किया जाएगा, तो उसके लिए ट्रेड यूनियन क्या बनाती है, एक सेट ऑफ रूल्स बना लेती है। अगर आपको, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, आगे जब मैं ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन एंड ऑल जब बताऊंगा, तो उसमें बहुत सारा उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है ट्रेड यूनियन का। तो उसमें वो सब लिखा होता है कि कोई भी डिस्प्यूट है, कुछ भी अगर है, तो उसको हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, किसी का अपॉइंटमेंट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो वो सब चीज़ें जो हैं, तो वही कह सकते हैं कि एक पूरा सेट ऑफ रूल्स, एक प्रोसीजर पूरा सा होता है किसी भी चीज़, किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। वो बहुत हेल्प करता है इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को बचाने के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब देखिए, क्योंकि वर्कर्स अगर अकेले हैं तो उसको क्या होगा, वो थोड़ा सा वीक फील करेगा। तो ट्रेड यूनियन क्या करेगा, ट्रेड यूनियन उसको क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि अपनी बातें रखने के लिए, और वहाँ पे वो जाके अपनी बातें जो है रख लेगा। कभी भी एक सिंपल एम्प्लॉय वर्कर अकेले जाके जो है मैनेजमेंट से कुछ वो नहीं कर सकता, डिमांड रख सकता, ठीक है। अगर अगर वहाँ पे ट्रेड यूनियन है तो वो अकेले जाके किसी भी ऐसे प्रोसीजर में जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है फिर, ठीक है। अब चलिए, ऊपर तो बात होगी ऑब्जेक्टिव्स की, अब बात करते हैं फंक्शंस की, कि आखिर एक ट्रेड यूनियन के जो है वो फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन तो आपको पता होगा, बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत फेमस भी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए जो है ट्रेड यूनियन मेन इनका यही मोटिव होता है, ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड कलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ टेक्निक ऑफ बाई विच dispute as to conditions of employment is resolved amicably by agreement rather than coercion, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कोई भी डिस्प्यूट है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं आपस में, प्यार मोहब्बत से जो है चीज़ें जो है रिजॉल्व हो जाती हैं, rather देन कोर्शन, किसी भी तरह का मतलब मतभेद दिखा के या लड़ाई झगड़े करके, है ना। उस तरह से चीज़ें जो है, इसकी बजाय कोर्शन की जगह हम लोग एमिकेबली, मतलब आराम से मिल बैठ के प्यार से चीज़ें जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इस तरह का टूल है। इसके बारे में ये सुप्रीम कोर्ट का जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कलेक्टिव बार्गेनिंग को ऐसे डिफाइन किया है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो है वो दोनों जो है डिस्कशन करते हैं किसी भी चीज़ के पीछे, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, ये दोनों बैठ के किसी भी, मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयर को जो है ट्रेड यूनियन जो है रिप्रेजेंट करती है, वो दोनों बैठ के जो है किसी भी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, जो भी दिक्कत होती है वहाँ पे। आगे क्या कहते हैं, रिफ्यूजिंग टू बार्गेन कलेक्टिवली इज़ एन इलीगल ट्रेड, ठीक है। तो अगर आप मना कर देते कि नहीं हम कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे, तो एक तरह से इलीगल ट्रेड माना जाएगा, इलीगल एक्टिविटी मानी जाएगी, ठीक है, इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस। कलेक्टिव बार्गेनिंग हेल्प्स टू रिजॉल्व द इशू ऑफ वर्कर्स, ऑब्वियसली, है ना। कलेक्टिव बार्गेनिंग से क्या होता है कि जो भी इशू वर्कर्स के होते हैं उसको रिजॉल्व करने में मदद मिलती है। और ये क्या होता है, फाउंडेशन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, एंड इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ लेबर दैट स्ट्रेचरी रिकॉग्निशन हैज़ बीन अकॉर्डेड टू ट्रेड यूनियन एंड देयर कैपेसिटी टू रिप्रेजेंट वर्कमैन, ठीक है। तो वो फाउंडेशन होता है किसी भी मूवमेंट का। अगर कोई भी वर्कर कोई डिमांड रख रहा है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग शुड बी द फाउंडेशन ऑफ दिस,
ठीक है, क्योंकि आप सीधा लेबर कोर्ट जाके नहीं कह सकते कि ये जो हमारी डिमांड है ये आप जो है हमने रखी है, ये आप मनवा दीजिए। तो वो कहेंगे आपने कलेक्टिव बार्गेनिंग को पहले ट्राई किया था, तो वो कहेंगे नहीं किया, तो कहेंगे जाओ ट्राई करके आओ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और क्या होता है, ट्रेड यूनियन प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम वेजेस फ्लक्चुएशन, प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी थ्रू पीसफुल मेजर्स। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं कि वेजेस फ्लक्चुएशन, मान लीजिए वेजेस कम कर दिए, बढ़ा दिए, घटा दिए, कोई दिक्कत मतलब बढ़ाने में तो दिक्कत नहीं होगी, वेजेस मान लीजिए घटा दिए, तो उससे क्या होगा, ये ट्रेड यूनियन जो है प्रोटेक्ट करेगा और जाके बात करेगा कि आपने वेजेस क्यों घटा दिए, कोई रेशनल रीज़न दीजिए फिर या तो इसके लिए। और प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी काइंड ऑफ, जॉब सिक्योरिटी काइंड ऑफ क्या, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा पीसफुल मेजर के थ्रू। ठीक है, ट्रेड यूनियंस ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एड टू द वर्कर्स, लाइक बताया था ऊपर, ऑब्जेक्टिव का भी ये पार्ट रहा है कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हेल्प, जैसे इमोशनल नॉन फाइनेंशियल लाइक इमोशनल हेल्प या कोई सामान वामान दे देना। ठीक है, और फाइनेंशियल हेल्प पैसे से, जो एड, जो उनकी क्या कहते हैं उनके फंड्स होते हैं ना, जो ट्रेड यूनियन के फंड्स होते हैं ना, वहाँ से जो है पैसे जो है कई बार दिए जाते हैं वर्कर्स को, तो ये उसके काम आता है। ठीक है, it has also to be borne in mind while making an agreement that the interest of workers who are not members of trade union are also protected, and the workers who are not members of the trade union are also protected, and the workers are not discriminated। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो वर्कर्स नहीं है उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, वो भी प्रोटेक्ट किए जाएंगे, और जो वर्कर्स हैं वो तो प्रोटेक्ट किए ही जाएंगे। ठीक है, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये बात जो है, ये भी जो है एक कह सकते हैं ट्रेड यूनियन का जो फंक्शन है उसका पार्ट है। अब बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियन। देखिए, अब तो बात आपने देखिए ऊपर हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है, फंक्शंस हो गए, बहुत वेलफेयर की बात भी कर ली हम लोगों ने ट्रेड यूनियन के वर्कर्स की। अब उसके बाद उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है, जैसे कि इंडस्ट्री की भी होती है, वैसे ही ट्रेड यूनियन की भी कुछ होती है, कि जो वो डिमांड्स रख रहे हैं, जो भी वो हरकतें कर रहे हैं, उससे ऐसा तो कुछ नहीं कि वो किसी पब्लिक को या जो वहाँ की पॉपुलेशन, उनको कुछ प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ रही है उससे। जैसे कि इस टाइम पे आप देख सकते हैं फार्मर्स हैं, फार्मर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उससे उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं पब्लिक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और इस रोड से जो जाने वाले स्टूडेंट्स रोज़ के रोज़ वहाँ से, क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो एक प्ली दी थी, तो वहाँ पे वो स्टूडेंट ने यही बात कही थी कि हम लोग रोज़ स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो वो रास्ता जो है बंद है, हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है उससे। तो ये सब बातें जो है किसी भी एक यूनियन को जो है ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में भी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ट्रेड यूनियन की। और इसका कंसेप्ट आया क्यों था, इसका कंसेप्ट आया था इसलिए क्योंकि एक कम से कम बैलेंस जो है वो बनाया जा सके ग्रोथ एंड वेलफेयर के बीच में। वो अपने वेलफेयर के पीछे इतने ना पागल हो जाएं कि जो है लोगों को, अगले इंसान को जो है दिक्कतें होने लगे उससे। ठीक है, अब देखिए वो ये सब अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कैसे, है ना, क्योंकि अब देखिए वो टूल्स बताता हूँ कि आखिर वो कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग्स लेबर सो दैट, ये क्या है, अच्छा ठीक है इसको छोड़िए। ठीक है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग्स द लेबर्स, एजुकेशन और अवेयरनेस जब उनके बीच फैलेगी तब वो ये बातें समझ पाएंगे कि ठीक है, अगले की भी कुछ जो है इस अगले का भी कुछ स्पेस होता है। अगर हम ज़्यादा इस तरह की हरकतें करेंगे, मान लीजिए स्ट्राइक कर रहे हैं, रोड पे घेराव कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पब्लिक न्यूसेंस होगा, तो इससे भी जो है पब्लिक को दिक्कतें होंगी, उससे क्या होगा, एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स इंक्रीज हो जाएगा पब्लिक के बीच वर्कर्स के प्रति। तो ये सब चीज़ों का ध्यान भी जो है रखना चाहिए, तो वो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। देयर एक्ट्स एंड डेलिब्रेशन विद एम्प्लॉयर, ऐसा तो नहीं कि कोई वो एम्प्लॉयर को गलत तरीके से फोर्स कर रहे हो, उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहे हो, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयर गुस्सा हो जाएगा, हो सकता है वो अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर दे उस स्टेट से या उस रीजन से। तो ये सब बातें जो है उसको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए, अब बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिशमेंट, कि ट्रेड यूनियन की जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस में देख लेते हैं, मान लीजिए कि कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग हुई, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग हुई, तो अब वहाँ से कोई भी आउटकम निकल के आया, तो वो जो है उस आउटकम को जो है फॉलो करवाना लेबर से। ठीक है, लेबर से या वर्कर से जो है उसको फॉलो कराना। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेड यूनियन, क्योंकि आपके रिप्रेजेंटेटिव जब ट्रेड यूनियन है, तो उससे जब कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गई, तो हर एक वर्कर से या लेबर से अलग अलग जाके जो है वो चीज़ें जो है डिस्कस नहीं की जाएंगी, आपके ट्रेड यूनियन से डिस्कस डिसाइड हो गई, तो वो चीज़ें जो है अब आपको लागू करनी पड़ेंगी लेबर्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि अभी अगर कॉमन एग्जांपल लें, तो अभी क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जो बातें वहाँ पे हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, जो है इसको हम जो तीन वो आए हैं, क्या कहते हैं, जो एक्ट्स हो गए हैं, ठीक है, फार्म फार्म एक्ट जो हो गए, उसको कहा ठीक है इसको हम होल्ड कर देते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आप फिर फार्मर्स को जो है लेकर वापस जाइए।
तो अब इस बात का अगर ये जो है लेबर्स कह रहा हूँ, फार्मर्स अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर मतलब वो चीज़ें फिर गलत डायरेक्शन में मतलब जा रही हैं, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ अगर डिसाइड हो गई है उससे क्या कहते हैं ट्रेड यूनियन से, तो वो आपको जो है फिर फॉलो करवानी पड़ेगी वर्कर्स से। और भी कई तरह के वेलफेयर मेजर्स लिए जाते हैं उसकी ट्रेड यूनियन की तरफ से, जैसे कि हो गया लीगल असिस्टेंस, हो गया हाउसिंग स्कीम्स, हो गया एजुकेशन टू चिल्ड्रन और वर्कर्स, हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है अभी जब आगे आप ये सब समझ लीजिए काम होते हैं उस फंड के, जो फंड होता है ट्रेड यूनियन का, उसी से सब काम होते हैं, ठीक है। उसमें कई सारे जो लोग हैं ग्रांट्स देते हैं, तो ये सब काम जो है वहीं से होते हैं। तो ये सब किसके थ्रू होता है? ट्रेड यूनियन के थ्रू ही होता है। अब आगे देखते हैं कि ग्रोथ एंड ओरिजिन ऑफ ट्रेड यूनियन कैसे हुआ था। तो ये आप लोगों ने सुना होगा कि फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में आया था, है ना। फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट जो आया था वो 1881 में आया था, बाय वर्च्यू ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बॉम्बे फैक्ट्री रिकमेंडेशन इन द ईयर 1985, ठीक है। ये सही कर लीजिए, ये 1875 होगा, ठीक है। ये होगा 1875, ठीक है। तो इसके बॉम्बे फैक्ट्री कमीशन की रिकमेंडेशन पे जो है 1875 पे ये जो है फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट जो है 1881 में ये पास कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, बॉम्बे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी उसने क्या किया, वर्किंग आवर में जो है कहा कि वर्किंग आवर जो है 11 से 12 घंटे 13 घंटे बाद काम कराते थे, कहते थे कि हमारे वर्किंग आवर जो है वो कम करिए, उसको रिड्यूस करिए, वीकली हॉलीडे दीजिए, कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरीज सफर्ड बाय वर्कमैन। तो ये सब डिमांड जो है किसने रखी थी फर्स्ट टाइम? बॉम्बे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ये सब जो है डिमांड्स रखी थी। फिर उसके बाद बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, ये फर्स्ट एसोसिएशन थी, ठीक है, जो कि किसने इस्टेब्लिश करी थी? एन एम लोखंडे। एन एम लोखंडे 1890, ये एन लोखंडे टाइपिस्ट, ठीक है। एन एम लोखंडे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कोई इवेंट हुआ नहीं उसका। फिर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया, उसके बाद से क्या हुआ, द मिजरेबल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल एट दैट टाइम ट्रिगर्ड द लेबर मूवमेंट। क्योंकि जो चीज़ों का जो कंजम्पशन हो रहा था वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा था, लेकिन प्रोडक्शन जो था, प्रोडक्शन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो वर्कर्स थे उनको उनके काफ़ी एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स कर दिए गए, काफ़ी लंबे लंबे वर्किंग आवर्स थे, जिसके जिसके लिए उनको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इसलिए वहाँ पे फिर क्या हुआ, लेबर मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया। फिर ये सब देखते हुए क्या हुआ, आईएलओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। आईएलओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1919 में। और उसके बाद 1920 में क्या, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। AITUC उसको हम बोलते हैं, AI वट एवर, ठीक है। AITUC, ठीक है। 1920 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। रीज़न ये हुआ था, इसका रीज़न बनाने का ये था कि जो डेलीगेट जाने थे, डेलीगेट्स जो थे इससे पहले जब इसका इसी कॉन्फ्रेंस हुई थी आईएलओ की, तो वहाँ पे डेलीगेट्स जो भेजने थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास से भेज दिए थे कि ठीक है जो हम भेज देंगे वही वही जाएंगे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हम अपने डेलीगेट्स खुद भेजेंगे। तो इसके लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया। और इसके लिए इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी AITUC की हुई थी बॉम्बे में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। और यही कुछ फाउंडिंग मेंबर्स में से भी थे, ठीक है। लाला लाजपत राय हो गए, और भी कुछ लोग थे, ठीक है, जोशी जी हो गए, ये सब लोग जो थे ये इनके फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। फिर उसके बाद 1922 में क्या हुआ, ऑल इंडिया रेलवेज मैन फेडरेशन उसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया। और फिर ये दोनों क्या हुआ, एक में जो है ये एफिलेटेड हो गई इससे, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जो है ये एफिलेटेड हो गई। और इसके बाद आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा। स्प्लिट मैंने हालांकि लास्ट जो लेक्चर था उसमें पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। AITUC विटनेस द स्प्लिट बिकॉज some members were support of the war and the were not in the support of war, later groups is separated as an some like red trade union कांग्रेस, इस तरह से जो है काफ़ी डिवीजन इसमें आगे मिलेगा आपको। फिर उसके बाद जो कांग्रेस मैन थे, जो कांग्रेस लीडर्स, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया ऑल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आखिरी में जाके यही बचेगी। और फिर उसके बाद जो सोशलिस्ट थे उन्होंने भी अलग कर लिया अपने आप को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से। और जो वो थे क्या कहते हैं, जो कम्युनिस्ट, उन्होंने भी अपना अलग कर लिया था, ठीक है। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना लिया था। और वो सब जो है ये सब चीज़ें मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, तो यहाँ पे इसलिए उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। अब यहाँ बात करते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है ट्रेड यूनियन का, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिस स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरह से जो है डिवाइड कर सकता है हम एक ट्रेड यूनियन को। देखिए पहले होती है इसमें इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन आप समझ रहे होंगे, ठीक है। पहले समझ लीजिए फिर आगे डिटेल में बताते हैं। पहली होती है इंडस्ट्रियल यूनियन, फिर होती है क्राफ्ट यूनियन, फिर होती है जनरल यूनियन। तो अब आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। क्राफ्ट यूनियन वो समझ सकते हैं कि जो एक तरह के एक ही तरह का जो काम करते हो और वो सब जो है एक यूनियन बना के बैठ जाए। जैसे मान लीजिए
जो हो गए कॉबलर्स होते हैं, कॉबलर्स, उनके मान लीजिए कोई एक यूनियन हो गई, ठीक है। और भी इस तरह के कई सारे क्राफ्ट होते हैं जो मतलब क्राफ्ट यूनियन मतलब जो एक तरह का काम करते हो, जिनको एक तरह के काम आते हो, ठीक है, उनका यूनियन हो गया तो वो होते हैं क्राफ्ट यूनियन, ठीक है। आगे जनरल यूनियन की बात करते हैं। जनरल यूनियन देखिए ये होता है, इट कवर्स वर्कर्स एम्प्लॉयड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सब एक ही इंडस्ट्री, एक ही तरह की इंडस्ट्री में काम करते हो, एक ही तरह का क्राफ्ट बनाते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। इसमें किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी क्राफ्ट के वो जो होते हैं वर्कर्स होते हैं वो सब मिलके जो है एक यूनियन बना लेते हैं, और वहीं पे जो है अपने जो कोई भी कुछ कॉमन गोल्स होते हैं तो उसको अचीव करते हैं। हालांकि ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ये इंडिया में बहुत कम दिखती है, इवन यूजुअली ये नहीं दिखती है, बहुत पॉपुलर नहीं है। अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं है कि आपको नॉर्मल सा एक रीज़न बता देते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो उस जगह पे जो क्राफ्ट्समैन थे उन सबको बहुत फ्लरिश होने का टाइम मिला नहीं था, ठीक है। वो सबके सब या तो फार्मर्स थे या तो स्टार्टिंग फेस ही था उनका क्राफ्ट्समैन का, वो ऑलरेडी बहुत एक्सप्लॉयटेशन उनका होता था। तो जैसे ही इंडस्ट्रीज़ खुली तो वो सबके सब जाके इंडस्ट्रीज़ में लग गए, तो उनको कोई अपना अलग से यूनियन बनाने का या खुद को मजबूत करने का समय नहीं मिला। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि क्राफ्ट्समैन स्टेज जो थी किसी भी इंडिया की, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी बची इंडस्ट्रियल यूनियन, तो इंडस्ट्रियल यूनियन सिंपल वही यूनियन होती है जो एक इंडस्ट्री के अंदर यूनियन होती है, ठीक है। एक कोई इंडस्ट्री है उसके अंदर जो यूनियन है वही इंडस्ट्रियल यूनियन है, ऐसा कोई स्पेशल उसमें कुछ नहीं होता है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो होता है ट्रेड यूनियन का वो क्या होता है, कहाँ कहाँ किस किस तरह से जो है ट्रेड यूनियन जो है पाई जाती है। पहला तो देखिए लोकल लेवल पाई जाती है। लोकल लेवल फेडरेशन इज एट द सेकेंड लेवल इन द स्ट्रक्चर फ्रॉम बिलो। अगर हम ये हायरार्की देखें तो ये बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो लोकल लेवल ट्रेड यूनियन होती है, लोकल ट्रेड यूनियन फेडरेशन होल्ड्स टुगेदर द प्लांट लेवल यूनियन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अगर पिरामिड बना लें तो यहाँ पे होती है प्लांट यूनियन, और फिर इसके ऊपर होती है लोकल लेवल यूनियन, ठीक है। इसके ऊपर नेशनल लेवल यूनियन आती है। तो लोकल लेवल यूनियन जो होती है वो बीच में आती है, प्लांट लेवल जो है इसके अंडर आती है। अब उसके बाद आती है रीजनल लेवल, ठीक है। जैसे ये पिरामिड जो बताया था, ठीक है, तो यहाँ पे होती थी ये जो ऊपर वाली बताई है लोकल यूनियन, ठीक है, यहाँ पे ये हो गई, और ये हो गई रीजनल लेवल। अब रीजनल लेवल के अंदर में भी ऐसा हो सकता है कि प्लांट लेवल यूनियंस इसके अंदर हो भी सकती हैं, और कई बार होता है कि प्लांट लेवल यूनियन ही इसको ये सब इसी को रेगुलेट कर लेती है, ठीक है, यही रेगुलेट कर लेते हैं सब, इसी में डायरेक्टली जो है क्या कहते हैं मेंबरशिप ले लेते हैं, और प्लांट लेवल यूनियन पाई ही नहीं जाएंगी उस जगह पे, ठीक है। अगर बहुत ज़रा सा एरिया है तो उस जगह पे रीजनल लेवल जो है वही यूनियन जो है वो काम कर लेती हैं प्लांट लेवल यूनियंस का, या तो फिर रीजनल लेवल के अंदर आ सकती हैं प्लांट लेवल यूनियन या लोकल फेडरेशंस, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हायरार्की काम करती है। इसके अभी आगे देखते हैं और जो आती है नेशनल लेवल। हाँ देखिए इसमें एक चीज़ ये देखिए कि प्लांट लेवल जो यूनियन होती है एफिलेटेड देमसेल्फ टू दिस डायरेक्टली, एंड local federation in the second scenario plant level unions become the member of regional unions through the local federation, ठीक है। लोकल फेडरेशन जो होती हैं ये पहले लोकल लोकल फेडरेशन का पार्ट बनेगी, और फिर यहाँ से जो है इनडायरेक्टली ये मेंबर बन जाती हैं रीजनल वाले का, ठीक है। तो कई बार इस तरह से भी काम चल जाता है, या तो कई बार प्लांट्स वाले जो होते हैं वो डायरेक्टली भी है उससे रीजनल लेवल से जो है मेंबरशिप ले सकते हैं, तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। नेशनल लेवल में क्या है कि कोई भी यूनियन है, कहीं कोई भी यूनियन है वो जाके डायरेक्टली जो है एफिलिएट कर सकती है नेशनल लेवल यूनियन से, चाहे तो रीजनल वाली हो चाहे लोकल वाली हो, क्योंकि क्या होता है ये एपेक्स बॉडी होती है, ऐसा कोई उसमें कोई बाउंड नहीं कर सकता है कि नहीं आप मेंबरशिप नहीं ले सकते डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली मेंबरशिप लिया जा सकता है, और जो कि प्लांट लेवल का अगर कोई बंदा है मेंबर है तो वो खुद ऑटोमेटिकली इसका मेंबर बन जाएगा, नेशनल लेवल का मेंबर खुद ही बन जाएगा, और अगर ये एफिलिएटेड नेशनल नेशनल लेवल ट्रेड यूनियन से जिसके ऊपर की यूनियन है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं ट्रेड यूनियन जो है, जो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं ट्रेड यूनियन उसमें क्या दिक्कत है, कहीं पे भी अगर ट्रेड यूनियन हमको बनानी है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अनइवन ग्रोथ, अनइवन ग्रोथ एक तरह से कह सकती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसको हम लोग सही से बाउंड नहीं कर सकते एक ट्रेड यूनियन के अंदर, क्योंकि वो कहीं पे कम पाए जाते हैं, कहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे उनका क्राफ्ट अलग होता है, कहीं पे उनका वर्क मतलब कहीं पे उनके क्या कहते हैं कई दिक्कतें होती, कास्ट कास्ट हो गई, ठीक है, उनका वो हो गया रीजन हो गया, ये सब चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं एक ट्रेड यूनियन बनाने में। तो कई बार ये सब आड़े आ जाती हैं कि एक ट्रेड यूनियन जब बनाई जाती हैं तो वहाँ पे सब चीज़ें जो है दिक्कतें पैदा करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेड यूनियन है तो वो एक इंडस्ट्री के अंदर तो बनाई जा सकती है कि हाँ भाई ये ठीक है, ये एक प्रमाइसेस है, यहाँ के अंदर गए और यहाँ पे हमने क्या किया उन सब वर्कर्स को उठाया और ट्रेड यूनियन जो है बना दिया, अंदर सारे वर्कर्स को रख दिया।
लेकिन अब एक पूरी कंट्री है, उसके अंदर हमको हर एक अगर इंसान को एक ट्रेड यूनियन के अंदर लाना है, तो वो बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है, ठीक है, एक चैलेंज हो जाता है। तो वो चैलेंज का रीज़न यही कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, रीजन हो गया, इस और अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, कई बार इंसान एम्प्लॉयड होता है फिर अनएम्प्लॉयड हो जाता है, या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट करती हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो है लो मेंबरशिप। देखिए, लो मेंबरशिप और मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस, ये दो को आप एक साथ समझिए। क्योंकि लो मेंबरशिप का रीज़न यही होता है क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस होती हैं। मान लीजिए एक इंडस्ट्री में 2 यूनियन है, या मान लीजिए बहुत सारी यूनियंस हैं। तो अब ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, यहाँ पे ये 10 मेंबर्स हैं, आपके 100 मान लीजिए 100 मेंबर्स हैं। 100 मेंबर्स में यहाँ पे 50 यूनियन है। तो ऑब्वियसली सबको कम कम मेंबर मिलेंगे, 2 2 मेंबर मिलेंगे। और यहीं मान लीजिए अगर 10 ही यूनियन होती तो सबको ज़्यादा ज़्यादा मेंबर्स मिलते हैं, क्योंकि वर्कर्स तो उतना ही है। तो एक तरह से ये एक रीज़न है लो मेंबरशिप का। तो ये दोनों पॉइंट आपके जो हो गए क्लियर हो गए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है इंटर यूनियन राइवलरी हो जाती है, कोई ट्रेड यूनियन कहती है नहीं मैं ज़्यादा अच्छा करके दिखाऊंगा, कोई कहता है मैं आपकी सारी डिमांड रखूंगा। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो जो है क्या कहते हैं, अनजस्ट डिमांड रखना शुरू कर देते हैं, बिना बात के बोनस मांगना शुरू कर देना, ठीक है, वेजेस हाइक मांगना शुरू कर देना कि वेजेस हाइक करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं जब इंटर यूनियन राइवलरी स्टार्ट हो जाती है, कौन कितना ज़्यादा वर्कर के बारे में करेगा। इसके इसके चक्कर में क्या होता है, इंडस्ट्रीज जो होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो परेशान हो जाता है। और वो क्या करता है, अपनी जो इंडस्ट्री होता है वही शिफ्ट कर लेता है उस स्टेट से या उस रीजन से। तो ये एक जो है ट्रेड यूनियन के साथ ये दिक्कतें भी होती हैं। वीक फाइनेंशियल पोजीशन, एक बात आपको पता होगी कि किसी भी एक ट्रेड यूनियन के अंदर जो मेंबरशिप फ़ी होती है वो एक तो बहुत लो होती है। मेंबरशिप फ़ी एक तो लो होती है, दूसरी बात वो भी कोई देता नहीं है, ठीक है। तीसरी बात उसके लिए जो ग्रांट्स होती हैं, जो देने होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज या नॉल, ये सब जो है, ऐसा भी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटिन्यूसली जो है ग्रांट्स देती रहें। तो ये सब कम्प्लीटली डोनेशन पे डिपेंड करती है कोई भी ट्रेड यूनियन। तो इसलिए उनकी जो होती है अक्सर अक्सर जो होता है वीक फाइनेंशियल पोजीशन जो है बनी रहती है। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वेलफेयर कर नहीं पाते सोसाइटी का। जितना वो वेलफेयर सोच के चलते हैं कि हम वर्कर्स का इतना वेलफेयर करेंगे, उतना वो कैपेबल होते नहीं करने के लिए। लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, अगर आप लोग एक तरह से एक अगर इमेज बनाइए आप वर्कर्स क्या होते हैं, तो अक्सर आपको दो चार काम करते हुए पाएंगे कि टूल्स पकड़ रखे हैं हाथ में और काम कर रहा है, या तो कहीं पे स्ट्राइक करते हुए। तो इस तरह की इमेज जो है बन गई है हम लोग के माइंड में, जिससे कि जो है एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाता है, और इसलिए कई बार होता है कि लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। सपोज कहीं भी आपने देख लिया स्ट्राइक प्रोटेस्ट करते हुए किसी किसी वर्कर को या ग्रुप ऑफ वर्कर्स, तो उससे क्या होता है कि पब्लिक इनकन्वीनियंस स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट हो रहा है। अब बात करते हैं कि एसेंशियल कंडीशंस फॉर सक्सेस ऑफ ट्रेड यूनियन। एक अगर ट्रेड यूनियन को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए। पहली बात तो प्रोग्रेसिव लेबर होना चाहिए। लेबर पढ़ा लिखा होना चाहिए, या पढ़ा लिखा ना हो तो कम से कम अवेयर तो हो अपने राइट्स से, ठीक है, राइट्स से और ड्यूटीज़ से भी। क्योंकि जब तक राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों एक साथ नहीं चलेंगी तब तक की जो है एक वेलफेयर नहीं हो सकता किसी भी सोसाइटी का। क्योंकि जब उसको अपने राइट्स पता होंगे और वो अपने ड्यूटीज़ को निभाते हुए जो अपने राइट्स मांगेगा, तभी जो है वो एक पॉजिटिव इमेज जो है सोसाइटी के सामने जो है इमेज जो है क्रिएट कर पाएगा। क्योंकि अगर वो मान लो अगर वो अवेयर नहीं है, ड्यूटीज़ नहीं निभा रहा है, अपनी सोशल ड्यूटीज़ नहीं निभा रहा है, वो कहीं पर भी स्ट्राइक कर रहा है, तो उससे नेगेटिव सेंटिमेंट जो है बनना शुरू हो जाएंगे, और वो एक प्रोग्रेसिव लेबर की कैटेगरी में नहीं आता है। वही बात होगी लैक ऑफ प्रॉपर एंड एडुकेट लेवल ऑफ एजुकेशन। तीसरी बात होगी कि सक्सेसफुल और साउंड ट्रेड यूनियन के लिए क्या चाहिए हम लोग को, एक क्या कहते हैं, जो लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप जो है वो अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लीडरशिप बस बिल्कुल कुछ करना नहीं है, बस हम लीडर तो बन गए और हमको कोई जो है वेलफेयर से कोई उस मतलब नहीं है, और बस बैठ के जो है कुर्सी तोड़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब फिर कुछ नहीं बनता फिर, ठीक है। तो एक ट्रेड यूनियन जो है कभी भी सक्सेसफुल इस बेसिस पर नहीं बन सकती। और तीसरी बात आती है कि एक किसी भी ट्रेड यूनियन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक लीडर बन गया ट्रेड यूनियन का, तो जो रिप्रेजेंट करेगा वर्कर्स को, तो उसके माइंड में ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। चौथी बात आती है कि वेल कंसीड पॉलिसी, पॉलिसी बिल्कुल वेल कंसीड होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल जो है उनके माइंड में होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो मान लीजिए ये पाथ है, हमको यहाँ तक जाना है, तो हमको ये रूट पकड़ना है, या ये रूट पकड़ना है, या ये रूट पकड़ना है। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए उसके लीडर के दिमाग में, ठीक है।
अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी भी ट्रेड यूनियन को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं। वो है कि अनफ्लेक्चिंग एडहेरेंस टू द ट्रेड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक बना के देता है ट्रेड यूनियन, उससे अगर वो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, उसके रूल्स फॉलो करेंगे, रेगुलर पेमेंट ऑफ ड्यूज़ होंगे, कई सारे ड्यूज़ और पेमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑडिटर हो गया, है ना, और भी कई सारे जो ऑफिस बियरर्स होते हैं उनके उनके कुछ पेमेंट्स होते हैं, अगर वो सही से पे कर रहा है, फुल रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एंड कोऑपरेटिव विद अदर कॉपरेशन विद अदर यूनियंस, अगर ये सब चीज़ें अगर उन कॉपरेशन में मतलब अदर यूनियन के साथ कॉपरेशन हो गया, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी है अगर, ठीक है, उसके अंदर, ट्रेड यूनियन के अंदर ये सब चीज़ें अगर होंगी तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेड यूनियन जो है बन सकती है। इसके बाद भी कुछ दिक्कतें जो है वो ऑलरेडी मतलब हमेशा रहती हैं हर यूनियन के साथ, जो इस टाइम बहुत कॉमन है। जैसे हो गया लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपको बता चुका हूँ। लीडरशिप स्किल्स में प्रॉब्लम, लीडरशिप स्किल्स नहीं उतनी अच्छी, ठीक है, विच प्रोहिबिट्स द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। अगर देखिए लीडरशिप स्किल अच्छी नहीं तो पॉलिसी मेकिंग काफ़ी ख़राब हो जाएगी, और वो जो है वेलफेयर के बारे में सही से वो एनालाइज ही नहीं कर पाएगा कि आखिर एक वर्कर का जो है उसको अगर हमको वेलफेयर करना है तो उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर दें, ये सब चीज़ें जो है एक जो लीडर होगा वो ये सब चीज़ें नहीं देख पाएगा। तो इसलिए एक साउंड लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए जो है कुछ इंतज़ाम जो है, कुछ ऐसा पक्का इंतजाम ऐसा कर लेना चाहिए कि जहाँ से जो है कंटिन्यूसली जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है आते रहें किसी भी ट्रेड यूनियन के पास। तो आज के ये लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट 13 लेक्चर में जो है इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये मोर देन सफिशिएंट लेक्चर है, इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कहीं से नहीं पढ़ना है। इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसको जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए टेक केयर, गुड बाय।